हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में। लगातार हम लोग पीछे बढ़ रहे थे। पीछे के सेशंस में आपने देखा कि हमने इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए थे। होपफुली आप लोगों ने ठीक से कर लिए होंगे और उनमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपने अपने आप को समझा लिया होगा, अपने आप को एक्सप्लेन कर लिया होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कहाँ प्रॉब्लम होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का एकमात्र मोटिव है कि आपको खुद को जांचने का मौका मिले, आपको खुद को चेक करने का मौका मिले कि आपने अब तक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपने अब तक जो रूल्स पढ़े हैं, क्या उनके बेसिस पे आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे होते 2022 में या आप बैठे थे तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए, बहुत सीधा सिंपल और रास्ता है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो इसका मतलब है कि आपको अभी भी कॉन्सेप्ट्स को और ठीक से रिवीजन करना चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन अच्छा है और रिवीजन करते रहिएगा, आपकी चीजें और स्ट्रांग होंगी और मजबूत होगा और आपका परफॉर्मेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो और हम आगे क्वेश्चंस करते हैं इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस के। और अपने आप को आप लगातार चेक करिएगा। क्या करिएगा? लगातार चेक करते जाइएगा कि क्या जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन है, द सोल्जर्स हैड द soldiers had the soldiers had no choice to report. The soldiers had no choice to report नो चॉइस टू रिपोर्ट। नो चॉइस टू रिपोर्ट, इसी से गए हमें सेंटेंस के इसी पार्ट को इंप्रूव करना है। द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस टू दियर कमांडर। द लॉस टू दियर कमांडर। अब आपको बताना है कि नो चॉइस टू रिपोर्ट की जगह क्या ऑप्शंस हो सकते थे। ऑप्शन है नो चॉइस एज टू, पहला ऑप्शन है नो चॉइस एज टू, दूसरा ऑप्शन है नो चॉइस बट टू, नो चॉइस बट टू, थर्ड ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो सेंटेंस लिखा है वो ठीक है इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन दिया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है नो चॉइस हाउ टू, नो चॉइस हाउ टू। तो अब आपको बताना है कि द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट। ये जो नो चॉइस टू रिपोर्ट लिखा है, क्या ये ठीक लिखा है? अगर ठीक लिखा है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं लिखा है तो इसकी जगह फिर आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। द सोल्जर्स हैड नो चॉइस टू रिपोर्ट द लॉस टू दियर कमांडर, द लॉस टू दियर कमांडर। अब आप बताइएगा इन चारों में से अगर सेंटेंस को इंप्रूव करना है तो क्या ऑप्शन चूज करेंगे। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ द आंसर विल बी विच वन ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। तो होपफुली आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है। तो अगर आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है तो आप कुछ चीजें पहले समझ लीजिएगा। कंजक्शन में हमने आपको बताई हुई थी क्या, जैसे होता है ऑप्शन होता है नो के साथ हमेशा, इसके साथ नो के साथ हमेशा बट आता है। क्या आता है? ये पेयर ऑफ कंजक्शन है। कंजक्शन वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस में कितनी बार कंजक्शन का यूज हुआ है। तो अगर आपको कंजक्शन ठीक से आता है तो आप इंप्रूवमेंट सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नो के साथ हमेशा क्या आता है? बट आता है। इसी तरीके से
नथिंग एल्स के साथ भी बट आता है। क्या आता है? नथिंग एल्स के साथ भी बट आता है। क्या आता है? नो के साथ भी बट आता है, नथिंग एल्स के साथ भी बट आता है। ठीक है, यस और नो। तो आपको क्या करना है? नो के साथ यहां पर क्या ऑप्शन यूज करना है? नो चॉइस बट टू रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? नो चॉइस बट टू रिपोर्ट। तो यहां पर नो चॉइस बट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बट टू रिपोर्ट। अब आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। ये चीजें कंजक्शन जो हमने आपको बताया, पेयर ऑफ कंजक्शंस, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कंजक्शन वाला चैप्टर ठीक से आप रिवाइज कर लीजिएगा, और पीछे पूरा मेथड से आपको बताया गया है। तो द सोल्जर्स हैड नो चॉइस बट टू रिपोर्ट द लॉस टू दियर कमांडर। सोल्जर्स के पास अपने कमांडर को रिपोर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो चॉइस बट, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, नो चॉइस बट, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगर आपको याद था कि नो के साथ बट आता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आपको नहीं याद है कि नो के साथ बट आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए टफ था। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपके लिए इजी है या टफ है, वो आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो कुछ भी आपको फिर टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ, क्वेश्चन है unemployment 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 has become a has become a has become a fiery question, a fiery question has become a fiery question of the day, of the day. Unemployment has become a fiery question of the day. पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन है इसका बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है फ्रीजिंग क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है फ्लेमिंग क्वेश्चन, फ्लेमिंग क्वेश्चन। एंड फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है फ्यूरियस क्वेश्चन, फ्यूरियस क्वेश्चन। अब आप बताइएगा, अच्छा यहाँ पे हमने अंडरलाइन तो किया नहीं, फायरी क्वेश्चन क्या करना था हमें? फायरी क्वेश्चन। आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फायरी क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, बर्निंग क्वेश्चन, फ्रीजिंग क्वेश्चन, फ्लेमिंग क्वेश्चन, फ्यूरियस क्वेश्चन। देखिए आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम द फायरी क्वेश्चन। कोलोकेशंस होते हैं, क्या होते हैं? कोलोकेशंस होते हैं। कोलोकेशन का मतलब होता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी वर्ड के साथ चिपके रहते हैं। कैसे रहते हैं? चिपके रहते हैं, मतलब वो उसके अलग या दूसरा वर्ड उसकी जगह यूज नहीं किया जा सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फायरी क्वेश्चन। देखिए फायरी का मतलब क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग होता है।
फ्लेम का मतलब भी क्या होता है, आग होता है, क्या होता है, आग होता है। और फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, गुस्सा होता है या नाराज होता है, क्या होता है, गुस्सा या नाराजगी होती है। तो अब आप बता दीजिएगा, गेस कर लीजिएगा, क्या ज्यादा बेटर कोलोकेशन बन रहा है, किसके साथ हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वलंत मुद्दा, क्या बोलते हैं, ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा यानी बर्निंग इश्यू, क्या बोलते हैं, बर्निंग इश्यू। आजकल रिलीजन जो है क्या है, धर्म के नाम पर लड़ाई करना बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बर्निंग इश्यू बन चुका है, क्या बन चुका है, बर्निंग इश्यू बन चुका है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बर्निंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्निंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो कोलोकेशन है, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे वर्ड के साथ क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, उनको हटाया या एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर ही चुके होंगे, कर चुके होंगे क्या मतलब, चीटिंग कर ही ली है अब तो आपने। तो अब आपने देख लिया इसका आंसर क्या हो सकता था, फर्स्ट ऑप्शन हो सकता था। एग्जामिनर ने आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की, फायरी मतलब आग का मुद्दा यानी ज्वलंत मुद्दा, या फिर फ्लेमिंग क्वेश्चन यानी फ्लेमिंग का मतलब आग जैसी बात या आग जैसा क्वेश्चन, फ्यूरियस मतलब। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको ये कोलोकेशन पता है कि बर्निंग क्वेश्चन होता है, बर्निंग इश्यू होता है, क्या होता है, ज्वलंत मुद्दा है। आजकल देश के ज्वलंत मुद्दे क्या है, क्या है, आजकल देश का ज्वलंत मुद्दा क्या है, आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट ही है। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा बहस चल रही है। तो इसीलिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया आपको, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फायरी क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फायरी क्वेश्चन की जगह हम क्या लिख सकते थे, फायरी क्वेश्चन की जगह हम लिखेंगे बर्निंग क्वेश्चन, क्या करेंगे, बर्निंग क्वेश्चन। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी, और समझने की कोई बात ही नहीं, इसमें आपको केवल कोलोकेशन याद है अगर, कि हमेशा क्वेश्चन के साथ हम फ्लेमिंग नहीं यूज करते, फ्यूरियस यूज नहीं करते, या फ्रीजिंग यूज नहीं करते, फायरी यूज नहीं करते, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, बर्निंग क्वेश्चन यूज करना पड़ता है। यस और नो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर there are many people in the world, there are many people in the world who believe that, who believe that, who believe that the earth is flat, who believe that the earth is flat। अब आपको हु बिलीव लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु बिलीव लिखा हुआ है, इसकी जगह ऑप्शंस हम आपको बता रहे हैं, फिर उसमें से क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। हु शुड बिलीव, हु ऑप्शन है, हु शुड बिलीव, सेकेंड ऑप्शन है हु शुड बिलीव, सेकेंड ऑप्शन है हु बिलीव, हु बिलीव, एंड थर्ड ऑप्शन है नो सब्सटीट्यूशन, मतलब सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम नो सब्सटीट्यूशन ऑप्शन चूज करेंगे, नो सब्सटीट्यूशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है
हु बिलीव्ड, हु बिलीव्ड। अब आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल रहेगा। सो देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव करते हैं, हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर बताएंगे हम आपको इसमें से कौन सा आंसर हो सकता था। चलिए, सो होपफुली आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो इसका आंसर हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। हु बिलीव दैट देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सब्स्टिट्यूशन। यानी ये सेंटेंस बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पार्ट में। सो देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। अर्थ कैसी है? फ्लैट है, ऐसा लोग मानते हैं। अब ये मत कहना कि ये नहीं जियोइड है, वो क्वेश्चन अलग बात है ज्योग्राफी की। आपको सेंटेंस इंप्रूव करने हैं, आपको टेक्निकल बातों पे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग कह सकते हैं नहीं फ्लैट नहीं जियोइड है, ऐसा कुछ है, मौसमी की तरीके से है, तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वो जब ज्योग्राफी की क्लास हो उसमें डिस्कस करना आप। अभी तो बस आपको सेंटेंस चेक करना है, सेंटेंस ठीक है या नहीं ठीक है। सेंटेंस में जो मटेरियल लिखा है वो ज्योग्राफी का ठीक है या नहीं है, वो ज्योग्राफी का विषय है, वो ज्योग्राफी के टीचर से डिस्कस करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी कंपनीज, मेनी कंपनीज, मेनी कंपनीज displaced paying, displaced paying, displaced paying income tax last year, income tax last year। तो अब देखिएगा ऑप्शंस क्या हैं, चार, इसके चार ऑप्शन हैं। पहला हेज्ड टू पेइंग, पहला ऑप्शन है हेज्ड टू पेइंग। दूसरा ऑप्शन है हेज्ड टू पेइंग, दूसरा ऑप्शन है circumvent to paying, circumvent to paying। थर्ड ऑप्शन है hedged in paying, hedged in paying। फोर्थ ऑप्शन है evaded paying, evaded paying। तो अब आप बताइएगा, अच्छा डिस्प्लेस्ड पेइंग, यहां पर डिस्प्लेस्ड पेइंग जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेस्ड पेइंग जो लिखा हुआ है, इसकी जगह सेंटेंस में क्या वर्ड यूज किए जा सकते थे? इसकी जगह सेंटेंस में क्या वर्ड यूज किए जा सकते थे? तो अब आप लोग अपना आंसर बताइएगा। मेनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड पेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर, बहुत सारी कंपनियों ने अपना जो इनकम टैक्स पे करना था वो बचा लिया। क्या कर दिया? बचा लिया। तो इसका मतलब कॉमन सेंस ये निकल रहा है, अगर हम वर्ड चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा? मीनिंग चेंज होगा। तो जो इनकम टैक्स, जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपना इनकम टैक्स क्या कर लिया था? बचा लिया था, या गलत तरीके से, किससे? गलत तरीके से सरकार को नहीं दिया था, उसका सेंस बचा लेना ही आएगा। तो यहां पर एक वर्ड लिखा है हेज्ड, क्या लिखा हुआ है? हेज्ड। हेज्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचा लेना। किससे? इनकम टैक्स से। यहां पर भी हेज्ड का मतलब वही रहेगा,
प्रोटेक्ट करना यानी बचा लेना, किससे? इनकम टैक्स से। अब आप सरकमवेंट का मतलब भी होता है अपने आप को साइड से निकाल लेना, बचा लेना, क्या करना? बचकर निकलना, बचकर निकलना, लगभग सिनोनिम है ये सारे वर्ड। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर एक वर्ड आया, पहले आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया? अगर आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, पहले आप लोग बताइए कि आपने क्या अपना आंसर डिसाइड कर लिया है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए यहां वर्ड लिखा है एक, इवेडेड पेइंग। ये अगेन कोलोकेशन है, क्या है? कोलोकेशन है। हमने आपको पीछे सेशन में भी बताया हुआ था कि कोलोकेशन का मतलब होता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे वर्ड के साथ चिपके रहते हैं, यूज होते हैं, यानी उनकी जगह हम कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी इनकम टैक्स की बात आएगी, किसकी बात आएगी? इनकम टैक्स की बात आएगी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा और पढ़ा होगा कि इवेडेड वर्ड यूज होता है इसके साथ। इनकम टैक्स के साथ क्या वर्ड यूज होता है? इवेडेड वर्ड यूज होता है। यानी जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया हुआ है? इनकम टैक्स को इवेडेड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इवेडेड किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। तो जब इनकम टैक्स की बात होगी तो आपको क्या वर्ड यूज करना है? इवेडेड वर्ड यूज करना है। यस और नो? क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो कोलोकेशंस याद करना है आपको, और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, रीडिंग हैबिट बढ़ाइएगा। जब तक आप रीडिंग स्किल डेवलप नहीं करेंगे तब तक लर्न करना सीखना थोड़ा सा टफ रहेगा। क्या रहेगा? लर्न करना सीखना टफ रहेगा। तो आपको क्या करना है? रीडिंग हैबिट बढ़ानी है। क्या करना है? रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है। रीड करना आना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी कोई इनकम टैक्स की बात आती है तो आपने देखा होगा वहां पर हमेशा इवेडेड वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इवेजन यूज किया जाता है, इवेडेड वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माई अंकल इज अ कर्नल, माई अंकल इज, माई अंकल इज अ कर्नल। कर्नल बोलते समय तो रा निकलता है, लेकिन स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा। COLONEL होता है। क्या होता है? COLONEL होता है। माई अंकल इज कर्नल, बोलेंगे इसको क्या? ऐसे लिखेंगे, कर्नल, कर्नल। लेकिन स्पेलिंग देख रहे हैं आर नहीं है इसमें। क्या नहीं है? आर नहीं है, तो हम लोग कर्नल बोलते हैं, जबकि स्पेलिंग क्या होती है? COLONEL होती है। ये मिस स्पेल्ड में भी वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसकी स्पेलिंग ठीक से याद रखना है। सो माय अंकल इज कर्नल हु गेट्स, हु गेट्स, हु गेट्स extremely angry, who gets extremely angry, who gets extremely angry over petty issues, over petty issues. My uncle is colonel who gets extremely angry over petty issues every now and then, every now and then. तो एक्सट्रीमली एंग्री क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीमली एंग्री। एक्सट्रीमली एंग्री की जगह आपको ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है हीटेड, दूसरा ऑप्शन है फ्यूरियस, थर्ड ऑप्शन है वायलेंट,
एंड फोर्थ ऑप्शन है फायरसी। अब आपको चूज करना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा किसका, एक्सट्रीमली एंग्री के लिए। चलिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बस यहाँ पर बात केवल और केवल मीनिंग की है। किसकी है? अगर आपको मीनिंग पता है, एक्सट्रीमली एंग्री का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ग्रामर रूल नहीं है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो अगर आपको मीनिंग पता है कि एक्सट्रीमली एंग्री के लिए इसमें से कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हीटेड वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रीमली एंग्री के लिए, या फिर एक्सट्रीमली एंग्री के लिए फ्यूरियस वर्ड यूज करते हैं, या फिर एक्सट्रीमली एंग्री के लिए वायलेंट वर्ड यूज करते हैं, या फिर एक्सट्रीमली एंग्री के लिए फायरसी वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता है एक्सट्रीमली एंग्री के लिए इसमें से कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आप इजिली अपना आंसर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा और देखिएगा क्या आपको उसका मीनिंग पता है, नहीं तो फिर हम तो आपको आंसर बताने ही वाले हैं। तो होपफुली आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है तो हम आपको अपना आंसर बताने वाले हैं। हीटेड, हम लोग बोलते हैं ना कई बार, हीटेड डिबेट हो गया। कैसा डिबेट हो गया? हीटेड डिबेट हो गया। मतलब हमने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ बोला, तो जो डिबेट था वो बहुत हीटेड था, लेकिन उसमें एक्सट्रीमली एंग्री की कोई बात नहीं थी। फायरसी का मतलब भी नाराज होता है, गुस्सा होता है, लेकिन आग जैसा होता है। ये इसके लिए बेस्ट वर्ड नहीं है एक्सट्रीमली एंग्री के लिए। वायलेंट होना भी क्या होता है, गुस्सा होना होता है, लेकिन यहां पर सिंपली नाराज होने के लिए, वायलेंट होना किसी को मारना, ये करना, तो वो वायलेंट होना होता है, वो भी इसका सेंस नहीं है। इसका सेंस केवल फ्यूरियस से है। किससे है? फ्यूरियस से है। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली एंग्री। किसी बात पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाने के लिए, किसी बात पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्यूरियस वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, तो होपफुली आपको आंसर ये अपना मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। तो कर्नल की स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है। क्योंकि हम बोलते हैं कर्नल तो हमें ऐसा लगता है कि आर आएगा, लेकिन आर नहीं होता है कर्नल में, तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन भी होता है स्पेलिंग लिखने में। बहुत बार पूछा भी जाता है मिस स्पेल्ड में ये वर्ड्स, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आर ऑफिस, आर ऑफिस इज इन द, ऑफिस इज इन द, इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द, इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रैपर, ऑफ द स्काई स्क्रैपर। So our office is in the second floor of the skyscraper. In the second floor, क्या लिखा हुआ है? In the second floor। इसकी जगह हमें ऑप्शंस को चूज करना है। In the second floor, पहला ऑप्शन है, देखिएगा, पहला ऑप्शन है फॉर द सेकेंड फ्लोर। क्या है? फॉर द सेकेंड फ्लोर। दूसरा ऑप्शन है विद द सेकेंड फ्लोर। विद द सेकेंड फ्लोर। एंड थर्ड ऑप्शन है विद द सेकेंड फ्लोर। थर्ड ऑप्शन है एट द सेकेंड फ्लोर, एट द सेकेंड फ्लोर। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर। ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर। अब आप बताइएगा कि यहां पर जो क्वेश्चन में ये पार्ट है इसका, इन द सेकेंड फ्लोर, क्या लिखा हुआ है?
in the second floor. Our office is in the second floor of the skyscraper. स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है गगनचुंबी इमारत। कैसी इमारत? गगनचुंबी इमारत। ऐसी इमारत, ऐसी बिल्डिंग जो बहुत ऊंची है। कैसी है? बहुत ऊंची है। सो आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रैपर। तो इन द सेकेंड फ्लोर के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाएगा? पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर मैं आपको अपना आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या हो सकता था। सो होपफुली आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है। फॉर द सेकेंड फ्लोर होगा, विद द सेकेंड फ्लोर होगा, एट द सेकेंड फ्लोर होगा, या ऑन द सेकेंड फ्लोर होगा। देखिए, अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पता है, क्या पता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन पता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या, जब भी बात फ्लोर की आएगी, किसकी आएगी? फ्लोर की आएगी या सरफेस की आएगी, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कई बार। जब भी फ्लोर की बात आएगी तो ऑन द फ्लोर होगा। क्या होगा? ऑन द फ्लोर होगा। क्या होगा? ऑन द फ्लोर होगा, या ऑन द सरफेस होगा। क्या होगा? ऑन द सरफेस होगा। तो ऐसी कोई लाइन भी आपने सुनी है ना शायद पहले, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा। क्या होगा? ऐसा कुछ गाना है, मुझे नहीं याद ठीक से, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा ऐसा करके कुछ। तो ऑन द फ्लोर होगा। क्या होगा? ऑन द फ्लोर होगा। तो अब आपका आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है आप लोगों का। सो ऑन द सेकेंड फ्लोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन द सेकेंड फ्लोर हो जाएगा। यस और नो? सो होपफुली अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिए, बहुत सारी चीजें आपको लर्न तो करनी पड़ेंगी इंग्लिश में। जैसे जब हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें लर्न करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं अकॉर्डिंग टू मी। ऑन द फ्लोर, ऑन द सरफेस, तो जब भी फ्लोर की बात आएगी, सरफेस की बात आएगी, तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा? ऑन का यूज किया जाएगा। इसलिए इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन है, नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट, not only my brother is intelligent, though hard working, though hard working, not only is my brother intelligent though hard working। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है और, दूसरा ऑप्शन है सो, थर्ड ऑप्शन है येट, एंड फोर्थ ऑप्शन है बट ऑल्सो। फोर्थ ऑप्शन है बट ऑल्सो। अच्छा, दो की जगह यूज करना है आपको कंजक्शन। क्या यूज करना है? दो की जगह कंजक्शन यूज करना है। आप लोग बताइएगा इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको पेयर वाले कंजक्शंस पता है कि किस कंजक्शन के साथ क्या बेटर पेयर हो सकता है, तो फिर आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और अगर आपको पेयर नहीं पता है, अगर आपको कंजक्शन का पेयर नहीं पता है, तो फिर ये आंसर आपके लिए क्या होने वाला है? टफ होने वाला है। अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट दो हार्ड वर्किंग।
अब आप बताइएगा, क्या दो की जगह हम और लिख सकते हैं, या फिर हम दो की जगह सो लिख सकते हैं? क्या दो की जगह सो लिख सकते हैं, या फिर हम दो की जगह येट लिख सकते हैं, या फिर हम दो की जगह बट ऑल्सो लिख सकते हैं? होपफुली आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर ही लिया होगा। तो अब आप अपना आंसर देखिएगा। आपको पता है क्या, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। क्या आता है? बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है? बट ऑल्सो आता है। क्लियर? तो यहां पर लिखा है नॉट ओनली, यहां पर दो की जगह क्या हो जाएगा? बट ऑल्सो हो जाएगा। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट, नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो नॉट ओनली के साथ क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द हिस्ट्री टीचर, द हिस्ट्री टीचर, the history teacher was sacked after, was sacked, the history teacher was sacked after, the history teacher was sacked after she were thought, after she were thought, she were thought taking school supplies, thought taking school supplies, taking school supplies। अब आपको बताना है द हाईएस्ट, द हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड, वाज सैक्ड, शी वर थॉट, सी वर थॉट। हमें वर थॉट की जगह ऑप्शन चूज करना है। क्या करना है? वर थॉट की जगह ऑप्शन चूज करना है। वर थॉट की जगह ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वाज वंडर्ड, वाज वंडर्ड। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वाज एनलाइटेंड, was wondered, was enlightened। was enlightened। थर्ड ऑप्शन है was caught, was caught। एंड फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है was dumped, was dumped। तो अब आप अपना ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा पहले, फिर ऑप्शन देखिएगा। जैसे क्वेश्चन था द हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड, सैक्ड का मतलब होता है बर्खास्त करना। क्या करना? बर्खास्त करना। हिस्ट्री टीचर को बर्खास्त कर दिया गया था। द हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड आफ्टर सी वर थॉट, आफ्टर सी वर थॉट यानी वर
थॉट की जगह हमें कौन सा वर्ड यूज किया जाए, वर थॉट की जगह कौन सा वर्ड यूज किया जाए जिससे ये सेंटेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए कंप्लीटली। तो द हिस्ट्री टीचर वॉज सैग्ड आफ्टर सी वर थॉट। देखिए पहले ध्यान से, तो अगर आप देखो सी कैसा है, सिंगुलर है, सी कैसा है, सिंगुलर है, तो वर तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वर तो नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन में वर तो है नहीं, तो ठीक है, फिर तो इस पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। सी वर थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाईज, क्योंकि वो स्कूल में जो सप्लाई आती थी उसको ले रही थी, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो अब क्या वॉज वंडर्ड, वंडर्ड हो सकता है, नहीं, गलत है। एनलाइटेंड, उनको गौतम बुद्ध बना दिया गया था, क्या ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, नहीं। वाज डंप्ड, डंप कर दिया गया था, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दिया गया था, ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वाज कॉट। वैसे भी आपने अगर ये मीनिंग सुना है कभी, अगेन कोलोकेशन की बात है, रंगे हाथों पकड़े जाना, क्या, रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना है, सुना है आपने, रंगे हाथों पकड़े जाना। रेड हैंडेड, क्या, कॉट रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड, हाथ लाल करके नहीं पकड़े गए थे। रेड हैंडेड का मतलब है रंगे हाथों पकड़े जाना, यानी चोरी करते हुए पकड़े जाना, क्या करना, चोरी करते हुए पकड़े जाना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, द हिस्ट्री टीचर वॉज सैक्ड आफ्टर सी वॉज कॉट। वर कॉट की जगह क्या हो जाएगा, वॉज कॉट टेकिंग स्कूल सप्लाईज, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, सैक्ड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो ये देखा आपने, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। इससे आपको क्या सीखने को मिला, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है वो भी आप बताइएगा। आपको प्रॉब्लम कहां पर हो रही है वो भी आप बताइएगा। क्या कुछ और ऐसी चीजें हैं जो अब तक आपको डिस्कस नहीं की गई हैं, पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट्स और रूल्स बताए गए हैं वो भी आप बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आप अपने आप को बराबर चेक करते जाइएगा, सेल्फ एग्जामाइन करते जाइएगा कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो आगे हम सेशंस में फिर इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे बराबर। अभी कुछ टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जाने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, लाइक कर दें, अपने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोगों को एक बार शेयर जरूर कर दें। यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। धन्यवाद।